नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव और मैं हूं नीरज शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए। 4 राज्यों की कल काउंटिंग भी हो गई, नतीजे भी आ गए, जिसमें बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक सरप्राइज विन हासिल की। और उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बताया ही जा रहा था कि उनके शायद वो जीत जाए। ऐसे में अब कवायद ये शुरू हो गई है कि कौन होगा तीनों राज्यों का मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी इन तीनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्री चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया था। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी। शेखर जी, तीनों राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पे बातचीत तेज हो गई है। आपके हिसाब से क्या होने वाला है? नीरज जी, ये मुख्यमंत्री का जो सवाल है क्योंकि जो कारण, सबसे बड़ा कारण कि एक स्टेटस को की चांस ज्यादा है। स्टेटस को मतलब जो ओल्ड वर्कहॉर्स को फिर मुख्यमंत्री बनाने का कारण यही है कि तीनों राज्यों, मतलब अभी लोकसभा चुनाव है 2024 में, और बीजेपी चाहेगी कि वही रिजल्ट रिपीट करे 2019 में उनको मिला था। और जो 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 फैक्शनल जो इक्वेशंस है राजस्थान में, उसको अगर आप नजर में रखेंगे तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया ही उनके लिए बेस्ट बेट है राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जीत उनकी ये पे हुई है तो उनका भी क्रेडिट जाता है, तो शिवराज सिंह चौहान को फिर वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल आता है छत्तीसगढ़ में क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह को कहा गया था, वो राज्यसभा सदस्य है, उनको कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़े और जीते हैं। तो इसका मतलब वहां भी आप सबसे टॉप प्रायोरिटी में तो डॉक्टर रमन सिंह होंगे, क्योंकि वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, 15 साल मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर तीन राज्यों में जहां बीजेपी की टेम्पटेशन ज्यादा होगी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब नए चेहरे देने की मुख्यमंत्री के तौर पे, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ ज्यादा चांस है। क्योंकि वहां की अभी जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कैंपेन की वजह से जो बीजेपी की जीत हुई है, उसमें देखा जाए तो आपको रमन सिंह के अलावा अरुण साव जो है वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष है। इसके अलावा ओपी चौधरी है जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट टर्न बीजेपी लीडर है। और विजय बाघेल तो हार गए इसलिए उनका चांस कम है। और एक विष्णुदेव साय भी है, उनका भी नाम चर्चा में है कि वो भी बन सकते हैं। तो एक नए चेहरे की टेम्पटेशन होगी। हो सकता है बीजेपी ये तय करे कि नेतृत्व तय करे कि ठीक है, हम लोकसभा चुनाव के बाद फिर देखेंगे, उसके बाद जो चेंजेस लानी है ला, क्योंकि जो भी है हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा जी, शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में शामिल हो सकते हैं बाद में। नीरज जी, चलते हैं औरंगजेब के पास। औरंगजेब कांग्रेस पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं और कांग्रेस के पास भी एक स्टेट हाथ लगा है। जाते जाते ही सही कह सकते हैं, तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री, हालांकि कल उन्होंने दावा कर दिया है सरकार बनाने का। माना जा रहा है कि रेवंत रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे। औरंगजेब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या एक ये स्मूथ प्रोसेस होगा या फिर वहां भी पेच फंसा हुआ है तेलंगाना में? देखिए, जो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, ये बाहर से आए हुए हैं, आउटसाइडर है। पहले एबीवीपी में थे, फिर टीआरएस में थे, फिर टीडीपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए। तो काफी पार्टी से घूम के आए हैं कांग्रेस पार्टी। और जो पुराने कांग्रेसी हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं, मूव अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा जैसे हमने देखा कि काफी पैसा लगाया है रेवंत रेड्डी ने इस चुनाव में। और हालांकि वहां पे देखिए, ये कैश रिच स्टेट है तेलंगाना, और वहां पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि काफी इसमें जो है इनफाइटिंग बाहर आ जाए, और काफी लोगों के जो एम्बिशंस हैं वो जाग जाए, और उसके बाद उनको ये लगे कि हमें रेवंत रेड्डी को स्वीकार नहीं करना है एज मुख्यमंत्री। फिलहाल मुझे ये लग रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार गए हैं एज ऑब्जर्वर, मेन ऑब्जर्वर, तो उनके साथ उनका काफी अच्छा उनके रिश्ते हैं रेवंत रेड्डी के। हो सकता है इस टाइम स्मूथ हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं और बहुत सारे इसमें पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि उत्तम कुमार रेड्डी भी अपने आप को एक दावेदार मान रहे हैं, राजगोपाल कोमती रेड्डी भी मान रहे हैं,
तो काफी इसमें जो सीएलपी थे पिछली बार, विक्रमादित्य, वो भी इसमें काफी अपने आप को कहते हैं कि मैंने काफी इसमें पार्टी को रिवाइव करने में मेरी काफी भूमिका रही है। तो स्मूथ एज ऑफ नाउ देख रहा हूं मैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्मूथनेस इसमें रहेगी या नहीं रहेगी वो कहना अभी मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ हो सकता है जी। और बीजेपी के लिए अभी क्या सारा कंसंट्रेशन रहेगा लोकसभा चुनाव तेलंगाना में, क्योंकि पिछले बार भी जब 2018 में एक सीट मिली थी बीजेपी को, बाद में 2 लोग आए थे, लेकिन 19 लोकसभा चुनाव में 4 सीट लिए थे। इस बार बीजेपी की होगी, जब हमारी परसेंटेज 17% हुई है, कम से कम हम डबल डिजिट पहुंचने की कोशिश करेंगे तेलंगाना से। तो बीजेपी का ये कम नहीं होगा तेलंगाना के हिसाब से। और क्योंकि बीजेपी को साउथ इंडिया में जो 130 सीट है, ज्यादातर सफलता उनको कर्नाटका और तेलंगाना ही दिखाई देता है। कर्नाटका में ऑलरेडी 26 है उनके पास आउट ऑफ 28, और तेलंगाना पे 4 है। तो ये देखेंगे जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तमिलनाडु एक ओपन अकाउंट है जहां अन्नामलाई लगा हुआ है, 1 सीट आ जाए 2 सीट आ जाए वो सारे एडिशन ही है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। और केरला में जो जिस तरह परी परी है, वहां पे जो 20 केरला लोकसभा सीट है, वहां पे आप देखिए कांग्रेस इस बार कोशिश करेगी कि जितनी सीट पिछली बार मिला था लोकसभा में उसको किस तरह बरकरार रखे। और सीपीएम की कोशिश होगी, पिनराई विजयन की, कि मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि असेंबली चुनाव में उन्होंने मैक्सिमाइज सीट जीती थी। तो उस हिसाब से लोकसभा में सीपीएम कतई कुछ कसर नहीं छोड़ेगी मैक्सिमाइज करने का। तो कुल मिलाए देखा जाए कि साउथ इंडिया बैटल, ये जो कल से एक एनालिसिस चल रहा है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है वोटर्स चॉइस में, वैसे नहीं मानता हूं। लगता वैसे ही है, क्योंकि नॉर्थ में कांग्रेस की सफलता नहीं मिली है और साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना मिली है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी कभी नॉर्थ को राइट ऑफ नहीं करेगी। अभी भी तमिलनाडु भी लगी हुई है, और तमिलनाडु में आप जानते हैं अन्नामलाई की जो पदयात्रा चल रहा है उसका काफी ट्रैक्शन हो रहा है जी। अब बारिश और साइक्लोन की वजह से रुका हुआ है, लेकिन काफी ट्रैक्शन हो रहा है। वो जिस तरह, और ये अकेले एकला चलो रहे वहां पे, क्योंकि एडीएमके ने भी साथ छोड़ दिया, वो भी एक तरफ से अच्छी हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि मोदी का भी यही इंस्ट्रक्शन था अन्नामलाई को, भाई जब तक हम अकेले नहीं चलेंगे तब तक हमारी स्ट्रेंथ ये नहीं होगी, डेवलप नहीं करेंगे, और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से ही जाके जाके फ्यूचर अलायंस बनेगी जी। तो वही फॉर्मूला कर्नाटका में पहले भी था। अब जाके जहां जरूरी है आप अलायंस कर लो, और तेलंगाना में वही है। और सबसे मुसीबत है तो आंध्र प्रदेश में, जो तेलंगाना का रिजल्ट हो सकता है कांग्रेस के लिए कोई फायदा लाए आंध्र प्रदेश में, लेकिन वहां की परिस्थिति ऐसी, जैसे पवन कल्याण, उन्होंने तेलंगाना में उनकी कैंडिडेट डिपॉजिट भी हार गए जी। अब बात है आंध्रा की। आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी एक तरफ, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक तरफ, और बीजेपी बीच में फंसी है, इधर जाए या उधर जाए या कहीं ना जाए। बिल्कुल। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात की आपने। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पे शायद कांग्रेस के लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। किस तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये हम पूछेंगे औरंगजेब से। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस मामले में नीरज कि हम स्टेट वाइज लेते हैं, जैसे अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत से वो काफी टाइम से नाराज है, नाराजगी है, और ये जग जाहिर है क्यों नाराज है कि वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उनको उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो सीएलपी हुई और वो सब हम कई बार उसको डिस्कस कर चुके हैं। आप ये देखिए कि इतनी नाराजगी थी कि सितंबर 23 को गए थे जयपुर, उसके बाद 50 दिन का गैप, और उस 50 दिन में वो तेलंगाना बहुत गए, मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, लेकिन राजस्थान नहीं गए, और दिवाली के बाद फिर राजस्थान गए। तो उनके लिए गहलोत की हार का ये है कि उनको मौका मिलेगा एक नया चेहरा। अब वो ये देखना है कि क्या वो नया चेहरा, गहलोत बहुत ही एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, वो देखने की बात है। लेकिन राहुल गांधी के लिए अब मौका है कि वहां एक नए चेहरे को आगे किया जाए। वो नया चेहरा क्या सचिन पायलट होगा या कोई और, वो देखने की बात है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नीरज ऐसा हो रहा है कि जब से कमलनाथ के हाथ में बागडोर दी है, वो हाईकमांड बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो अपने में ही हाईकमांड है। उन्होंने 2 जनरल सेक्रेटरीज को चेंज करवाया है,
क्योंकि उनकी बनती नहीं थी मुकुल वासनिक को और जेपी अग्रवाल को। फाइनली उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को से हाँ करवा दी, उनके लिए कहा। इस कैंपेन में उन्होंने किसी को कोई मतलब किसी से कोई ये नहीं था, कोई सजेशन दे रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो आजकल कांग्रेस के पोल स्ट्रेटेजिस्ट बने हैं सुनील कानूगोलू, उन्होंने कई सुझाव दिए थे, उन्होंने कमलनाथ ने एक भी नहीं माना। यहां तक कि जो अभी हाल ही में उन्होंने जो सर्वे दिया था उसमें सुनील कानूगोलू ने कुछ सजेशन दिए थे कि आप ऐसा करो। उसने उनको बोला कि आप ये मुझे आप सजेशन देने की ये मत कर दीजिए, कष्ट मत कर दीजिए, मुझे मालूम है क्या करना है। तो इतना हाई हैंडेडनेस और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था कमलनाथ का कि राहुल गांधी ऐसे ही बोलेंगे कि इनको ठीक है, ये जो है इनका भी अब एंड ऑफ द रोड ही हो गया। इसी तरह दिग्विजय सिंह है। देखिए दिग्विजय सिंह जब तक रहेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस में किसी रूप में, तो उनका एक ये रखना है कि मैं आपको बता दूंगा कि उनका जो टेन्योर था चीफ मिनिस्टर वो इतना खराब था कि लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि आज तक वो भूलते नहीं है दिग्विजय सिंह को या कांग्रेस उस टाइम के रूल को। तो इसलिए उनका वहां भी है। अब आएंगे हम भूपेश बघेल पे। राहुल गांधी चाहते थे जब उन्होंने उनको बनाया था 2018 में 2.5 साल का टेन्योर दे दे और 2.5 साल के बाद सिंहदेव को दिया जाए। जब उन्होंने 2.5 साल के बाद उनको बुलाया तो उन्होंने ऑफर की भूपेश बघेल को कि आप गुजरात के जनरल सेक्रेटरी बन के जाओ और गुजरात को जिता के लाओ, आप मेहनत करो, हम ये आपके और आप थोड़े 2.5 साल के लिए अब सिंहदेव, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है। तो भूपेश बघेल ने उनको कहा कि मैं एमएलए ही बनना चाह रहूंगा और मैं इस अपने ही राज्य में काम करना चाहता हूँ, मुझे जनरल सेक्रेटरी बन। तो जिसपे राहुल गांधी नाराज होके चले और बोला कि आपके साथ अलंकार अब बात करेंगे, जो उनके सचिव हैं राहुल गांधी के, और चल दिए। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के साथ मनमुटाव था और राहुल गांधी को अब मौका है, मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका है कि एक नया नेतृत्व वहां से वो उनको सामने लेके आए और राहुल गांधी के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी शेखर जी, एक तरीके से तो कहा जा सकता है आराम से राहुल गांधी या कांग्रेस हाथ झाड़ सकती है कि ये जो हार है एमपी और छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट राजस्थान में भी, ये लोकल लीडरशिप की हार है, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी की ज्यादा चलती नहीं थी। हालांकि इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, गए भी। उसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर के स्टेट लीडरशिप तक एक साथ होकर के चुनाव लड़ी। तेलंगाना में कुछ कांग्रेस के पास ऐसी समस्या नहीं थी, तो शायद उसकी वजह से उनको सक्सेस मिला। क्या मैं इसको सही रीड कर पा रहा हूं शेखर जी? नहीं, देखिए कोई भी कारण हो सकता है, कमलनाथ या आपके अशोक गहलोत की ये, बट जो हार हुई है कांग्रेस के लिए, इस समय अपने आप को गांधी परिवार को इंसुलेट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी ये तीनों राज्यों में बहुत सक्रिय थी, कैंपेन किए, गारंटीज स्वयं अनाउंस किए, सब कुछ वही किए। तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, आप जो बातें औरंगजेब ने कहा कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही कमलनाथ का, अब कमलनाथ का अथॉरिटी इसलिए आ रहा था क्योंकि सारा खर्चा वो उठा रहे थे। अशोक गहलोत का डोमिनेशन क्योंकि मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी को काफी मदद किए रिसोर्सेस के हिसाब से, तो ज्यादा सेफ था। और उनकी जितने उनके लॉयलिस्ट है सबकी टिकट उन्होंने किसी तरह दिलवा दिया, एक दो को ही काटा गया। और यहाँ पे कमलनाथ ने भी किसी के इंटरफेरेंस को ये नहीं किए, बर्दाश्त नहीं किए और सजेशंस नहीं लिए। सही बात है जो औरंगजेब कह रहे हैं, लेकिन जो नुकसान जो हो गया 2024 चुनाव से पहले, ये नुकसान इनके गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़ा करता है। ठीक है, आपको एक प्रकार से इससे हटा दिए, तब जाके आप सवाल आता है फिर आप अभी 24 के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, जाके 29 को ही सोच रहे। और दूसरी बात, कई चीजें इसमें देखिए, गारंटी 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 करके गारंटी का भी असर नहीं रहा। दूसरा, आपने ओबीसी कार्ड प्ले किया, सेंसस की बात की, उसका भी कोई असर नहीं रहा। तो ये दो बड़ी चीजें, जो ओबीसी वाला मामला। हाँ, तीसरा चीज ही आपको जो फायदा दिया वो है, अभी बड़ा स्पष्ट है कि जो मुस्लिम वोट है एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ, जहां लगता है कि कांग्रेस ही विनिंग पार्टी है। तो तेलंगाना में खास करके जो मैसेज आया कर्नाटक के बाद, वो संकेत बड़ा संकेत है, क्योंकि कर्नाटका में ये शिफ्ट हुआ कि और मुस्लिम वोटर्स ने अपने वोट वेस्ट नहीं किए, बाकी जो छोटे पार्टी छोड़ के सीधा कांग्रेस को ही वोट डाले, जिससे कांग्रेस को बहुत फायदा मिला वहां पे।
कर्नाटका में, अब दूसरी स्टेट है जहां तेलंगाना है। अब जाके सवाल आता है ये कैसे होगा 2024 में। अब अगर माइनॉरिटीज वोट की बात आती है, तब ये समय आ गया है इन सबको सोचने के लिए, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, जिनके लिए माइनॉरिटी वोट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनके सपोर्ट बेस के लिए। अब ये गांधी परिवार को भी सोचना होगा क्या, क्योंकि हमें अभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक सेटबैक हुई है, बड़ी सेटबैक हुई है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव कैसा लड़ा जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी पर यही प्रेशर आएगी, भाई आप फिर खुद पढ़ो, पूरा जम के करो, जैसे यहाँ पे किया तो करो, कुछ भी नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि ये बात फाइनली वही आई, क्योंकि परिवार पीछे नहीं हट सकते, तो आगे जाने का ही रास्ता है। अगर आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या इक्वेशंस रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। आज की तारीख में रिश्ता खराब है, क्योंकि अखिलेश को भी लगने लगा है कि ये जो कोशिश हो रही है ओबीसी प्लस माइनॉरिटी वोट की जो कॉम्बिनेशन, ये कहीं ना कहीं अपनी बेस पर ही एक प्रकार से एक अटैक है, क्योंकि इससे तो कोई बीजेपी को कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इनकी बेस अफेक्ट हो जाएगी। तो वो इसको कैसे स्वीकार करेंगे, किस प्रकार की ऑपोजिशन अलायंस बन सकती है, क्या कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वक्त है। मैं मानता हूं ये सबसे बेस्ट वक्त है ऑपोजिशन अलायंस को एकजुट होने के लिए। लेकिन कांग्रेस की जो अंदर कैलकुलेशन रहेगी, भाई जब वोट हमारे पास आ रहे हैं, आगे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी वोट भी इस तरह की बड़े फैसले लेते हैं भाई शिफ्ट करने की, तब ये बहुत सवाल आएगा। उसमें क्या होगा, ये जो नेक्स्ट पार्टी जो है बीजेपी के बाद, उस पोजीशन के लिए समाजवादी के लिए खतरा होगा। अगर वैसा खतरा है तो कैसे अलायंस को स्वीकार करेंगे, कैसे कांग्रेस को अलाउ करेंगे डोमिनेट करने के लिए। यही बात आएगी बंगाल में। देखिए ममता को सबसे चिंता ज्यादा होगी, ममता के लिए माइनॉरिटी वोट 30% है। हमेशा उसके लिए जो 50% प्लस वोट मिलती है बंगाल में, वो अगर 30% गारंटीड है तो उनको और 20% ही चाहिए, 20-25% की। तो अब क्या होगा कि बंगाल में भी देखिए कांग्रेस भी वहां एक्टिव हो जाएगी। कांग्रेस की लेफ्ट की तो अलायंस बड़ी इजी अलायंस है, पहले भी है और अभी भी बरकरार रहेगा। लेफ्ट को ममता नहीं स्वीकार करेगी, ममता को लेफ्ट नहीं स्वीकार करेंगे, तो वहां पे क्या होगा। तो वहां पे अच्छा, बंगाल में अभी तक कांग्रेस के जो गांधी परिवार के जो अप्रोच रहा है, भाई ठीक है ममता को हम टॉलरेट कर लेंगे फॉर ग्रेटर कॉज ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। जब अधीर रंजन चौधरी जैसा नेता कहते हैं कि नहीं ममता से काम नहीं होगा, हमें अपना ही लड़ना है, लेफ्ट के साथ अलायंस करके लड़ना है। अब ये बात जब आएगी तो अब क्या होगा। और एक तीसरी जो एलिमेंट मैं देख रहा हूं, जब आपके उत्तर भारत में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी कितनी बार्गेनिंग पावर रहेगी कांग्रेस को। ना केवल मैं बंगाल की बात करता हूं या उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मैं कहता हूं तमिलनाडु जैसे राज्य में, क्योंकि डीएम के 8-10 सीट से ज्यादा अभी सिटिंग मेंबर्स इनके 8 या 10 है, बस उससे ज्यादा देंगे नहीं। अब कांग्रेस के अंदर तमिलनाडु में एम्बिशन बढ़ रही है, भाई हमें ज्यादा मांगनी चाहिए। अच्छा नहीं मांगेंगे तो यहां भी सोच आएगी, भाई डीएम के अलायंस एक है, अब एडीएम के भी खड़ा हुआ है, डीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार की चार्जेस बढ़ रहे हैं, उसको हम क्यों ये करें, व्हाई शुड वी सफर दैट, हम व्हाई नॉट वी ट्राई। ये सारी बातें आएगी सामने, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगी कांग्रेस नेतृत्व में, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी है। लेकिन पर्सनल रिलेशन स्टालिन और राहुल और सोनिया की अच्छी रिलेशन है, तो ऐसा फैसला नहीं होगा। लेकिन कभी कभी पर्सनल रिलेशन से ज्यादा जो पॉलिटिकल रियलिटीज है वो ज्यादा तय करता है। तो ये जो चुनाव हुआ, परिणाम जो आया है, ये कई दिशा में और कई मामले में बड़े एक प्रकार से गेम चेंजर बनते जा रहा है नीरज जी। बिल्कुल सर। औरंगजेब, जैसे कि अभी बात हो रही है इंडिया गठबंधन की, ऑफ कोर्स इनका कांग्रेस का नेगोशिएशन पावर इससे थोड़ा कम होगा। दूसरी बात शेखर जी ने की कि कांग्रेस जो है अपने गठबंधन के वोट बैंक को ही खा रही है। कुछ दिन पहले सैम पिट्रोडा के साथ मेरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने उनसे यही पूछा था कि आप टारगेट कर रहे हैं ओबीसी वोटर्स को, और जो भी आपका एक एक पिच है, इलेक्शन का पिच, वो हेट के अगेंस्ट हो या चाहे जो भी हो, सो आप ये सब चीजें करके आप अपने ही वोटर्स को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप हेट की बात करते हैं, अगर आप बाकी सब चीजों की बात करते हैं, तो इससे आप बीजेपी के वोटर्स को तो लुभा नहीं पाएंगे। सो कभी भी अगर आपको अपना दायरा बढ़ाना होता है तो कुछ एडिशनल वोट्स चाहिए होते।
क्योंकि कांग्रेस के वोटर्स जो है उनके हार्डकोर वोटर्स हैं, उनके बेसिस पे तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन अभी शेखर जी की बातों से लग रहा है कि चलो बीजेपी के वोटर्स तो नहीं, एटलीस्ट अपने सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल होंगे, अभी तो तय भी नहीं है कि अब किस दिशा में जाएगी, उन्हीं का वोट काटने की कोशिश करेंगे। ऐसे सिचुएशन में मैंने देखा कि कल मनोज झा आरजेडी के उन्होंने बोल दिया, कांग्रेस को नसीहत दे डाली, ऐसे कहेंगे कि टॉन्ट दे डाला। और अगर भोजपुरी में कह करके सुनाऊं आपको कि काओ बबुआ बहुत तेज बनत रहा, मतलब आप बहुत स्मार्ट बन रहे थे, अब आपको सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। सो ये सब लबो-लुबाब देख करके आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा नुकसान इन चुनावों का, सब सब कह रहे थे कि अगर इसमें कांग्रेस को सही सफलता मिल जाती है तो इनका नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगा। अब चूंकि हार गए हैं तो नेगोशिएशन पावर घट गया है, इस पे भी हमें डिस्कस करना चाहिए। देखिए नीरज, जो जहाँ तीन स्टेट्स हैं जहाँ समाजवादी पार्टी ने या कई पार्टियों ने उनको एक ये ऑफर किया था कि आप या उनसे कहा कि हमारे को आप कुछ सीटें दे दीजिए, सीपीएम ने बोला था। तो जो कांग्रेस पार्टी का कंडक्ट रहा है इन तीनों राज्यों में, वो किसी तरह से आपको किसी और पार्टी के लिए कोई उसको कोई अच्छा कंडक्ट नहीं था। देखिए आपने उनको दिता, जैसे कमलनाथ से जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि अखिलेश का यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं क्यों दूं उनको कुछ, सीपीएम का कुछ है ही नहीं। तो मतलब जो जिस तरह से आपका बिहेवियर था बिफोर, क्योंकि आप ये मान के चल रहे थे कि हम ये चुनाव तो जीत रहे हैं 2 राज्यों में कम से कम, राजस्थान में नहीं, तो आपने उसी तरह से आपने देखिए आपका जो कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बिग ब्रदर एटीट्यूड इमिडिएटली दिखाना स्टार्ट कर देता है। और इस बार अब देखिए इतनी हालत खराब होगी कि कल ही जैसे परिणाम आ रहे थे तो खड़गे जी ने सबको डायल कर दिया कि हम 6 तारीख को मीटिंग रखेंगे। तो बार्गेनिंग पावर तो कम हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल जेडीयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस अपने दम पे बीजेपी को नहीं हरा सकती है, और ये बार बार साबित हो रहा है। बीच में कर्नाटका आया लेकिन अल्टीमेटली यही है। तो उन्होंने भी एक अपना एक, देखिए अब सारी पार्टीज ये करेंगे कि इनको थोड़ा सा चेक में रखने के लिए कांग्रेस को। रही बात ओबीसी वोट, देखिए ओबीसी का जब लिया गया था तो कांग्रेस की ये थी उनका ये था असेसमेंट कि ओबीसी बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसको हमें किसी न किसी तरीके से डेंट करना है, आउटसाइड यूपी भी करेंगे। लेकिन जैसे वो दिख रहा है कि वो ज्यादा से अपने ही जो है, जैसे शेखर जी ने कहा कि मुस्लिम्स काफी वन साइडेड वोट कर रहे हैं, जो हमने तेलंगाना में कुछ पॉकेट्स में देखा, ओवरऑल नहीं देखा, क्योंकि एमआईएम को काफी वोट्स आए हैं और एमआईएम की वजह से निजामाबाद की एक सीट है, इसी तरह 1-2 सीटें और हैं जहां मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया और बीजेपी की जीत होगी। अगर आप देखेंगे निजामाबाद में, और मैंने भी 1-2 सीट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जहां एमआईएम ने अपना कैंडिडेट देके वो वहां पे मुस्लिम वोट भी डिवाइड किया। तो जहां उनको लग रहा है कि जीतने वाले पोजीशन में वहां मुसलमान कर रहे हैं और थोड़ा बहुत दलित भी कर रहा है। तो ओबीसी का इसलिए लिया गया था कि असेसमेंट था कि ये बीजेपी का एक स्ट्रांग वोट बैंक है, इसको ये करना। मुझे नहीं लग रहा उसमें अभी कोई कमी आएगी, वो लगातार बनते ही रहेगा, उसको अभी ये छोड़ेंगे नहीं उस इश्यू को, और आगे भी चलाते रहेंगे, जो मुझे लग रहा है आने वाला। हाँ, रही बात इंडिया अलायंस की, बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो गई है और अब डिक्टेट टर्म्स करने की कंडीशन में नहीं है कांग्रेस। इनफैक्ट उनको अब थोड़ा सा 1 स्टेप डाउन आना पड़ेगा ताकि सबको एक साथ लेके चलने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।